नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम समझेंगे जो कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का अध्याय है, अध्याय नंबर 3 भारत की जलवायु। उसके स्टार्टिंग में दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न व साथ साथ जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको भी आज हम समझेंगे। तो ये वीडियो जो न्यू एनसीईआरटी टीचर्स पढ़ाते हैं, ट्यूटर्स जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। बच्चों को बिल्कुल आराम से वो समझा पाएंगे। और जो बच्चे देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज का जो हमारा अध्याय है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु को कौन कौन से तत्व विविध बनाते हैं। देखिए, भारत की जो जलवायु है ना, आपको पता है कि हमने अध्याय हम ये पढ़ चुके लाइन टू लाइन कि भारत की जलवायु अलग अलग है, कि कहीं पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे ये जलवायु सम है, मतलब न ज़्यादा गर्मी रहती न ज़्यादा सर्दी। तो ऐसे कौन कौन से तत्व है जो भारत की जलवायु को विविध मतलब अलग बनाते हैं। तो उन तत्वों के बारे में हम बात करते हैं और मैं आपको डिटेल से समझा भी दूंगा कि वो किस प्रकार से अलग बनाते हैं। सबसे पहले है अक्षांश। क्या है? अक्षांश। जो भारत का जो फैलाव है ना, जो आप पृथ्वी पे जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अक्षांश किस प्रकार कि ये आपकी पृथ्वी है। चीज़ें क्लियर है आपकी। ये भूमध्य रेखा है आपकी, ठीक है। यहाँ सूर्य है और यहाँ सूर्य की किरणें इस प्रकार से पृथ्वी पे आती है कि अब आप जैसे आपने पढ़ा था पहले कि जो स्थान भूमध्य रेखा से दूर होता जाएगा ना, वहाँ मौसम ठंडा होता जाएगा, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें वहाँ सीधी नहीं गिरेगी। ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा। इसी प्रकार ये आपका ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे, और ये इस साइड दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे है, उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो मौसम ठंडा होता जाएगा। अब भारत की स्थिति देखिए कि भारत की स्थिति यहाँ पे है, ऐसे है भारत। जो भारत का जो फैलाव है वो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि दक्षिणी दिशा से उत्तरी दिशा की तरफ है, ठीक है। तो क्या है कि इसके कारण जहाँ पे ये अक्षांश देखिए, भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो लगभग यहाँ अलग बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बातें। भारत का ये अक्षांश नीचे वाला ये लगभग 4 डिग्री अक्षांश है, और ऊपर वाला कितना लगभग लगभग ये 37 के आसपास होगा, 38 भी होगा, एक्यूरेट मुझे ध्यान नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और भूमध्य रेखा कहाँ है? नीचे है यहाँ पे। तो ये स्थान ज़्यादा गर्म होगा और ये स्थान कम गर्म होगा, मतलब ये तो स्थान गर्म होगा और ये ठंडा होगा। किसके कारण? अक्षांश के कारण। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भारत का जो फैलाव है वो 4 डिग्री अक्षांश से लेके 37 डिग्री अक्षांश तक है, और जैसे जैसे अक्षांशों की मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ता जाता है तापमान घटता जाता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, भारत के दक्षिणी भाग में तो गर्मी होगी और यहाँ पे ठंड होगी। एक कारण आपको समझ में आया कि जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान घटेगा। पहली चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है भी। आपकी मैं मान के चलता हूँ कि पहली आपकी जो चीज़ थी आपको समझ में आ गई कि अक्षांश का मान बढ़ेगा तो क्या होगा कि तापमान घटेगा, ठीक है। दूसरी है ऊंचाई, कि जो भारत के जो कई स्थान है ना, भारत का जो आकृति है, तो भारत में जो कई स्थान हैं वो ऊंचाई पर हैं। जैसे आपके घूमने वाले स्थल जाएंगे ना आप, हिमालय वाले क्षेत्र में आपका शिमला है, मंसूरी है, ये क्या है? ऊंचे स्थान पर है। तो जहाँ जहाँ ऊंचाई बढ़ेगी वहाँ वहाँ तापमान कम होगा भी, तो अप्रोक्सीमेट वहाँ की जलवायु क्या होगी? ठंडी होगी। तो इस प्रकार से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। आप बच्चों को आराम से समझा सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान घटता जाता है। जो स्थान ऊंचाई पे हैं भारत में तो वहाँ पे क्या होगी? जलवायु ठंडी होगी। उदाहरण के तौर पे आपका शिमला है, मंसूरी है, जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, ये वाले। फिर है समुद्र तल से निकटता, तो जो स्थान समुद्र तल के नज़दीक होगा, जैसे ये भारत का आपका दक्षिण वाला हिस्सा, यहाँ पे समुंदर है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो जलवायु तापमान न तो इतना ज़्यादा हाई होगा
और कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ एक तो गर्मी पहले से ही होगी, ये क्या है आपके अक्षांश, निम्न अक्षांश पे हैं। ये भारत के मैप के लिए हाथ से देखे तो दक्षिणी भाग है वो निम्न अक्षांश पे, यहाँ पहले से गर्मी ज़्यादा, दूसरा समुद्र की निकटता, तो यहाँ पे नमी वाला मौसम, उमस भरा मौसम ज़्यादा रहता है। तो ये इसने इस प्रकार से प्रभावित कर दिया हवा भी। समय के साथ साथ क्या है कि भारत में पूरे साल के दौरान अलग अलग प्रकार की हवाएं चलती है भी, ठीक है। कभी मानसून हवाएं चलती हैं, तो जो भारत के जो आपका ये दक्षिणी वाला एरिया, समुद्र के निकट वाला एरिया है, तो यहाँ मौसम उमस भरा हो जाता है। जो आपकी जलवायु है वो भी क्या है, ये जो हवाएं हैं वो भी प्रभावित करती हैं, कहीं के मौसम को ठंडा कर देती हैं और कहीं को गर्म। तो हम पूरे साल या 10 साल के अंतर्गत देखते हैं कि हवाओं ने किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो अलग अलग वे हवाएं क्या करेंगी, अलग अलग क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर देती हैं भारत में भी। और एक आपकी स्थलाकृति, स्थलाकृति में आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आपका जहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान है आपको पता है कि जल्दी से गर्म होगा और जल्दी से ठंडा होगा, तो वहाँ की जलवायु उसके अनुसार होगी। पठार है कोई, तो पठार के कारण जलवायु प्रभावित होगी। तो स्थलाकृति में आप लिख सकते हैं कि स्थल की आकृति के अनुसार, जैसे पठार और रेगिस्तान के अनुसार भारत की जलवायु प्रभावित होती है, विविध होती है। तो ये आपके वो कारक थे जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं कि भारत की जलवायु इसलिए विविध है अलग अलग क्षेत्रों में। यदि कोई छोटा मोटा देश होता ना, कि छोटा सा देश है, एक ही अक्षांश में पास हो रहा है, तो अक्षांश का क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसमें स्थलाकृति मान लेते हैं समतल भूमि, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें जलवायु अलग होती ही नहीं। भारत में इन कारणों से क्या है, जलवायु अलग अलग होती है। कोई स्थान समुद्र के निकट है, कोई समुद्र के ज़्यादा दूर है। आपको ये चीज़ें क्लियर हुई, कोई डाउट नहीं इसमें, कर दोगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फिर से हम एक अलग से एक क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे। लेकिन मेरे लिहाज से अब आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब मानसून क्या है, यह कैसे बनता है। सबसे पहले हम मानसून शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि मानसून शब्द आया कहाँ से। मानसून शब्द अरबी के शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ है ऋतु भी। क्या है, मानसून भी एक क्या है, ऋतु है, ठीक है। और ये हमने इस शब्द को ले लिया मानसून के तौर पर, ठीक है। हमारी भाषा में मानसून हवाओं को हमने मान लिया, किसको मान लिया, मानसून उन हवाओं को माना गया है जो वर्षा लेके आती है। भारत के अनुसार क्या है, मानसून वे हवाएं आती हैं जो आपकी जून जुलाई में दक्षिण साइड से क्या है मानसून लेके आती है, दक्षिण पश्चिम दिशाओं से। अभी आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं आ गई कि मानसून शब्द अरबी के शब्द मौसम से बना है। अरबी भाषा एक शब्द है मौसम, उसी से क्या बना है मानसून, और जिसका अर्थ है ऋतु भी। क्या है, ऋतु। अब देखिए, जब गर्मी के मौसम में भूमि समुद्र से जल्दी गर्म होती है तो वहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा अलग चीज़ें जानी पड़ेगी, ताकि आपको अच्छे से, जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा ना तब तक बात आपकी बनेगी नहीं भी। देखिए भी, पहले तक गर्मियों के दिनों में भी, तो ये आपका इस साइड क्या हो गया, ये भी परेशान हो गया क्या। ठीक है भी, तो ये आपका क्या है, समुंदर है। समुंदर का कलर ही मैं क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी ना, तब न तो आपको मज़ा आएगा न मुझे मज़ा आएगा पढ़ाते समय। तो ये आपका समुंदर है भी। आपके जो भारत का मैप ही बना देता हूँ मैं एक बार। ये है यहाँ पे समुंदर, बताइए है या नहीं। आपको पता होगा, अगर आप ज्योग्राफी आप पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे आपका हिंद महासागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। अब क्या होगा, गर्मियों के दिनों में जब जून का महीना आता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें और ज़्यादा सीधी पड़ती हैं। तो आपको पता है कि ये जो धरती है ना, जो ये धरती है, आपका स्थल है, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है भी। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है।
क्या हो जाता है, गर्म। दिख रहा है क्या आपको, ये हो गया गर्म गर्मी में, ठीक है। तो आपको पता है कि धरती अगर सेम अमाउंट में वही धूप यहाँ पे भी आ रही है तो ये इसकी बजाय क्या रहेगा, थोड़ा सा ठंडा रहेगा। ये भी क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ये जो पानी है ना, ये वाला खासकर, ये क्या रहेगा, ठंडा रहेगा भी। तो आपको पता है कि जहाँ गर्म ज़्यादा होगा, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ पे जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे वायु दाब क्या हो गया, कम। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है भाई, वायु दाब क्या हो गया, कम। क्योंकि जब गर्मी सूर्य की किरणें आती है ना तो धरती जल्दी गर्म हो जाती है और पानी कम गर्म होता है। तो पानी ये पानी इस धरती की बजाय क्या ठंडा, तो यहाँ पे वायु दाब कम और यहाँ पे ज़्यादा भी क्या है, ज़्यादा। अब आपको पता है कि जो हवा है वो हमेशा जहाँ वायुदाब ज़्यादा होता है उससे कम वायुदाब की तरफ चलती, इसको बोलते हैं निम्न वायुदाब क्षेत्र। बन गया ना यहाँ स्थल पे। तो हवाएं यहाँ से अब स्टार्ट होंगी चलनी भी। कहाँ से स्टार्ट होंगी, यहाँ से हवाएं अब चलनी स्टार्ट होंगी भी। इस प्रकार से हवा चलेगी भी, ठीक है। यहाँ से हवा चलनी स्टार्ट होंगी और ये हवाएं अपने साथ वाष्प को लेके चल रही है, नमी को लेके चल रही हैं। तो जैसे ही ये इन क्षेत्रों में पहुँचेगी तो यहाँ पे बारिश करनी स्टार्ट होंगी। और ये किस दिशा से आई हैं, ये आपकी पश्चिम और दक्षिण से आई हैं, दक्षिण पश्चिम होती हैं। और ये गर्मियों के दिनों में जब आपका जून जुलाई अगस्त आता ना, उन दिनों में इस प्रकार ये पूरे भारत में वर्षा करती है और इनको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। फिर क्या होगा, जब सर्दियों का मौसम होगा, सूर्य पृथ्वी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, सूर्य की जो आपकी किरणें हैं वो बदल जाएंगी, अपना स्वरूप बदल देंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम यही प्रकरण होगा कि जो समुद्र, जो धरती है ना, जिस प्रकार सूर्य की किरणें आने से जल्दी गर्म हुई है ना, तो उसी प्रकार सर्दियों में बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी भी होती है भी। ये क्या हो जाएगी, ठंडी भी। धरती क्या हो गई अब, ठंडी। ये बात कर रहा हूँ मैं सर्दियों की भी, क्या है, सर्दियों की। और पानी इतनी ज़्यादा ये ठंडा नहीं होगा, तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म और धरती ठंडी। आपको पता है धरती ठंडी है तो यहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा। जो चीज़ ठंडी होगी ना वहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा और यहाँ कम। और फिर ये हवाएं अपना रास्ता मोड़ लेंगी और फिर वापस से जो चीज़ बची कुची बारिश दिन में वो करवाती हुई वापस समुद्र की तरफ लौट जाएंगी। और ये आपकी कौन सी मानसून की पवनें कहलाएंगी, ये किस दिशा से आई हैं, ये उत्तर और पूर्व की दिशा से आई है, इसलिए इनको उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। ये आपको पूरा टॉपिक अब समझ में आ गया होगा। बस आपको ये देखना है कि गर्मियों में धरती गर्म होती है तो वहाँ पे निम्न वायुदाब बन जाता है और जो पवनें हैं वो निम्न वायुदाब की तरफ आती हैं, अपने साथ बारिश लेके आती हैं। सर्दियों में धरती ठंडी होती है और पानी उसकी मात्रा में थोड़ा सा समुद्र गर्म होता है तो समुद्र पे निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है और पवनें धरती से समुद्र की ओर वापिस होने लगती है। और डायरेक्शन अब आपको याद हो गई होंगी। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी या अब भी इसमें कोई डाउट है। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं भी। जब गर्मी के मौसम में भूमि समुद्र से जल्दी गर्म होती है तो वहाँ निम्न दबाव क्षेत्र बनता है। आपको अब समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि भूमि है ना समुद्र से जल्दी गर्म होती है तो धरती पे क्या बन गया, निम्न दबाव क्षेत्र बन गया। समुद्र से आने वाली अब हवाएं कहाँ से चलेगी, समुद्र से धरती की ओर हवा चलेंगी और समुद्र से आने वाली ठंडी और नम हवाएं भूमि की ओर चलती है जिससे वर्षा होती है। यह दक्षिण पश्चिम दिशाएं की हवा होती है। आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं कि दक्षिण पश्चिम साइड से आती हैं, जिन्हें ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है या दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। सर्दियों में हवाएं भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं जिन्हें उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। जब वापिस सर्दियों में धरती ठंडी हो जाएगी और पानी थोड़ा सा गर्म होगा ना समुद्र का तो वहाँ निम्न दबाव क्षेत्र बनेगा समुद्र पे। तो जो हवाएं हैं आपकी उत्तर पूर्व से आपकी इस साइड चलने लगेगी समुद्र की ओर। अब बताइए, अगर अब आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आने वाले संडे को हम लाइव क्लास की कोशिश करेंगे कि आपको लाइव क्लास ली जाए 4 बजे के आसपास, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु का समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान की जलवायु है ना, उसका वहाँ के समाज पर, संस्कृति पे और आर्थिक
स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वैसे तो क्या होता है, समाज और संस्कृति दोनों एक ही जैसी चीज़ है कि समाज पे प्रभाव पड़ेगा तो संस्कृति पे ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ेगा भी, ठीक है। और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति मतलब जो वहाँ पे उद्योग धंधे हैं, जहाँ लोगों का जीवन स्तर है, उसकी बात हो रही है। तो सारी ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं अगर मैं बात करूँ तो। फिर भी आपको किस प्रकार से करेंगे, समाज पर प्रभाव कि जलवायु के अनुसार लोगों का पहनावा, भोजन और रहन सहन जलवायु के अनुसार बदल सकता है। ये दोनों आप समाज व संस्कृति पे लिख सकते हैं भी, ठीक है, एक साथ लिख सकते हैं। समाज व संस्कृति पे प्रभाव, वहाँ पर जलवायु के कारण लोगों का पहनावा, भोजन और रहन सहन, उनके जीवन जीने का ढंग बदल जाता है, उनके त्यौहार वगैरह, त्यौहार मनाने के तरीके सब कुछ बदल जाते हैं। अब ये देखिए, अगर आपके यहाँ कोई त्यौहार होगा जिसमें हम आग जला के बैठ रहे थे, जैसे आपका ये आपका लोहड़ी हो गया जिसमें हम आग जलाते हैं, यदि यहाँ की जलवायु ठंडी है इस मौसम में जनवरी फरवरी में तो हम आग जलाते हैं, लेकिन यदि यही बहुत गर्म हो जाए तो क्या होगा, क्या हम आग जला के बैठे रह सकते हैं। तो आपका इस प्रकार संस्कृति पे प्रभाव पड़ेगा भी। जैसे हम आपका फाग त्यौहार आता है, होली का जो त्यौहार आता है, इसमें एक दूसरे पे पानी डालते हैं, ये थोड़ा सा गर्म मौसम हो जाता है, लेकिन अगर भारत की जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए तो क्या होगा, तरीका बदल जाएगा, संस्कृति बदल जाएगी, त्यौहार बनाने की, उनके पहनने के। जैसे हम किसी विशेष अवसर पर कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनने का तरीका ही बदल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं किसी मौसम में हम ऐसा त्यौहार है जहाँ कपड़े हम बिल्कुल खुले खुले कपड़े पहनते हैं भी, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगे, जलवायु बदल जाए, तो वो कपड़े पहनने का तरीका भी बदल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो इनका जलवायु पे होने के बाद लोगों का जो आपका पहनावा, भोजन और रहन सहन जलवायु के अनुसार बदलता रहता है। संस्कृति पर प्रभाव मैंने बता दिया आपको डिटेल से। ऋतुओं और फसलों के अनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी, ओणम और पोंगल। ये आपका संस्कृति के बारे में बता दिया कि हम ऋतुओं के अनुसार ही त्यौहार मनाते हैं, अगर वो बदल गई तो त्यौहार भी बदल जाएंगे, उनके मनाने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। अब आर्थिक स्थिति पर प्रभाव देखते हैं भी। जलवायु क्या होगी, पहले तो आपको मैं वैसे समझा देता हूँ कि जलवायु है कि वहाँ पर लंबे समय तक रहने वाला मौसम, ठीक है। 1 या 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, साल में, 5 साल में जलवायु नहीं बदलती। लंबे समय तक, कई दशकों तक, हम 40, 50, 100, 200 सालों तक अध्ययन करते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, उसके आधार पे हम जलवायु कह सकते हैं। एक बहुत लंबे समय तक रहने वाला मौसम क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति की। अगर जहाँ की जलवायु विषम होगी, विषम मतलब बहुत मुश्किल होगी, तो वहाँ पे एक तो खेती करना मुश्किल, कोई भी कार्य करना वहाँ पे मुश्किल होगा, इसलिए उस क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत खराब होगी। और वही जहाँ की जलवायु सम होगी मतलब बढ़िया होगी, वहाँ पे क्या होगा, खेती करना, उद्योग लगाना, सारे काम करना आसान होगा, इसलिए वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि आर्थिक स्थिति पर जलवायु का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो लिख देंगे आप वैसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन को याद मत कीजिए, मेरा लिखवाने का तरीका अलग होगा, आपके स्कूल में जो अध्यापक पढ़ाता होगा उसका लिखवाने का तरीका अलग होगा, या फिर आपके सोचने का तरीका अलग होगा। आप क्वेश्चन को समझिए कि आपको कभी भी क्वेश्चन के बारे में उस बात आए तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बता सको। बस मेरा मेन मोटो यही रहता है कि आपको समझाना। तो जलवायु किस प्रकार से आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, आपको समझ में आ गया कि क्या करना है कि अगर जलवायु अच्छी होगी तो उद्योग धंधे अच्छे होंगे, मतलब कि वहाँ काम करना, उद्योग धंधे लगाना, खेती करना आसान होगा, वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यदि जलवायु अनुकूल है, प्रतिकूल, अनुकूल होता है अच्छी, प्रतिकूल है, विषम है, तो ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, वहाँ काम करना मुश्किल होगा, ठीक है, वहाँ पे खेती करना भी मुश्किल होगा और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। और ये आप देख भी सकते हैं। जलवायु खेती, उद्योग और व्यापार को प्रभावित करती है। अच्छी वर्षा से उत्पादन बढ़ता है और सूखे से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। मतलब जहाँ की जलवायु में बारिश नहीं होती ना, तो वहाँ पर ये खेती वगैरह नहीं होगा। जलवायु की समझ से हम प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार रहने में किस प्रकार सहायता करती है। इसने कहा यदि हम जलवायु को समझते हैं ना, जलवायु को समझ लेते हैं कि मतलब वहाँ की जलवायु हमें पता चल गई कि यहाँ किस प्रकार की जलवायु है, कि यहाँ पे बाढ़ आती है, यहाँ पे ये काम आते हैं, कि इस मौसम में यहाँ का टेम्परेचर इतना रहता है, सारी चीज़ें मतलब उसके बारे में पहले से पता लग जाता है कि इस सीज़न में यहाँ पे वर्षा होगी या इस सीज़न में यहाँ पे दावानल जैसी प्राकृतिक आपदाएं होंगी। मैं बताऊँगा आपको एक एक शब्द का मतलब। तो पहले से हमें वहाँ का पैटर्न पता चल जाता। आज मैं यहाँ रहने लगता भी,
मैं यहाँ पे आ गया स्थान पे, और यहाँ पे जलवायु ऐसी है कि मई और जून में बारिश होती है भयंकर। तो मुझे जलवायु का अगर मैंने अध्ययन कर लिया ना कि मई और जून में यहाँ पे बारिश होगी, तो मैं उसके अनुसार प्रबंध पहले से कर लूँगा। सारी चीज़ें सक्रिय होती, वही आपसे पूछा गया है। यदि आपने जलवायु का अध्ययन कर लिया तब आप के लिए क्या फ़ायदा रहेगा, ये चीज़ इसमें पूछी गई है। जलवायु का अध्ययन करने से हमें बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, मतलब बाढ़ का समझ में आ गया आपको। चक्रवात जो समुद्री तूफान उठता है उसको हमने समझ रखा चक्रवात को। भूस्खलन, दावानल, ये है जंगल में लगी हुई आग जैसी आपदाओं की पहचान करने में मदद करता है कि अब बाढ़ आ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि बारिश का सीज़न, अब बारिश बहुत ज़्यादा होगी तभी तो बारिश आने का टाइम बचा हुआ। तो बाढ़, इन सब चीज़ों का हमें पहले से पता लग जाता है, इनकी पहचान हमें हो जाती है। इससे पूर्व चेतावनी और राहत कार्यों की तैयारी की जा सकती है। इससे क्या कर सकते हैं हम, पूर्व चेतावनी दे सकते हैं कि हाँ जी तैयार हो जाओ, बाढ़ आने की संभावना है, और हम राहत कार्य मतलब कि बचाव करने वाले कार्य कर सकते। कहीं बांध है, मान लो कि बाढ़ आने वाली है तो नहरों को साफ कर देंगे, कोई नहर रुकी उसको खोल देंगे, नदी नाले उन सबको हम खोल देंगे और हमारे लिए जो आवश्यक सामग्री उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इस प्रकार राहत कार्यों की भी तैयारी की जा सकती है जलवायु का अध्ययन करने से। और आप क्या कर सकते हैं, लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं और सरकार राहत दल तैनात कर सकती है। राहत दल मतलब कि अपनी जो फौज है, जो आपकी एनडीआरएफ है, उनको तैनात कर सकती है कि इस इलाके में बाढ़ आ सकती है। तो इस प्रकार आपको तैयार रहना है कि उन लोगों की मदद करनी है। इससे जन हानि और संपत्ति का नुकसान कम होता है। इससे जन हानि मतलब लोगों की मौतें, जीव जंतुओं की मौतें कम होंगी, और संपत्ति मतलब जो आपकी चीज़ें, गाड़ी वाहन वगैरह हैं, ये सारी जो संपत्ति है जिनका नुकसान भी कम होगा। क्योंकि पहले से अगर हमें अध्ययन कर लेंगे तो हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ पता चल जाता है और हम बचाव कर लेते हैं इन चीज़ों का। जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके परिणाम क्या होते हैं। अब देखिए जलवायु परिवर्तन, मैंने आपको बताया कि जलवायु जो परिवर्तन था बहुत लंबे समय में होता है और इसके क्या परिणाम हैं। और ये मत समझना कि जलवायु आज के समय में, अगर हम जलवायु परिवर्तन शब्द को समझते हैं इसका मतलब कि जलवायु अनुकूल से प्रतिकूल होती जा रही है। जलवायु बढ़िया हो जाए तो उसके बढ़िया परिणाम होंगे, लेकिन जब आज के सीजन में हम जो पढ़ रहे हैं उसके अनुसार जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि जलवायु खराब होने से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यही आप समझना। परिवर्तन तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन आज के समाज में, आज के इस समय में जलवायु खराब होती ही जा रही है। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है तापमान, वर्षा और मौसम के पैटर्न में लंबे समय तक परिवर्तन होना। कि कोई स्थान है उसका जो तापमान हो बदल गया, ये नहीं कि आज यहाँ पे बारिश हो गई, तापमान 16 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आप कहेंगे इसकी जलवायु तो ठंडी हो गई। लंबे समय तक, मैंने आपको बताया दशकों तक जब तापमान उसका कम रहता है या ज़्यादा हो जाता है, या वर्षा बिल्कुल नहीं होती, या मौसम किस प्रकार का है, तो उसमें हम मानेंगे कि जलवायु परिवर्तन हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन का तापमान, वर्षा और मौसम के पैटर्न में लंबे समय तक परिवर्तन होना। भी लंबे समय तक जब बदल दी जाता है ना, तो उसको हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे। हाँ, इस स्थान की जलवायु परिवर्तित हो चुकी है। इसका कारण क्या है। भी कारण हम खुद हैं, हमारी क्रियाएं हैं, मानव क्रियाएं, मानव द्वारा किए गए कार्य इसका कारण है। जैसे वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का जलना, मतलब आपका कोयला, पेट्रोलियम जो धुआं गैस छोड़ते हैं, हानिकारक गैसें CO2 जैसी गैसें छोड़ते हैं, उनका जलना, प्रदूषण आदि। और इसके परिणाम क्या होंगे। पृथ्वी का तापमान बढ़ना, वैश्विक तापमान। सबसे पहले आपको वैश्विक तापमान पता होना चाहिए, फिर पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ रहा है। जिन बच्चों ने अध्याय पढ़ा था उनको सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है। ऊपर वाली गैसों से आप सोचेंगे इनमें जलवायु परिवर्तन कैसे होंगी। हम देख लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, आपको दिख रहा बोर्ड पे। इसके चारों तरफ हमारी ये गैसें हैं, CO2 गैसें और NO2 और ओजोन जैसी गैसें हैं। जब सूर्य से किरणें आती है ना, तो वो अपने साथ ऊष्मा लेके आती हैं। ये क्या करता है, जो ये गैसें हैं इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और ये धरती तक भी पहुंचती, धरती को ये गर्म करती हैं भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक धरती गर्म हो जाती है। लेकिन जब सूर्य अपनी स्थिति बदलता है, मतलब इस हिस्से में था, सूर्य इस हिस्से में आ जाएगा, यहाँ पे तो सूर्य किरणें नहीं आएंगी, तो धरती क्या करेगी, अब ठंडी होना शुरू होगी।
अगर ये गैसें क्या करती हैं, कुछ मात्रा में सूर्य की एनर्जी को रोक के रखती है अपने अंदर, ताकि धरती एकदम से ठंडी न हो, और ये धरती को रात भर क्या रखती, गर्म रखती हैं। इसी प्रकार ये पैटर्न चलता रहता है। हम मान लेते हैं कि इस टाइम धरती का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है इन गैसों के आदान प्रदान के कारण, कि इतनी गैसें हैं कि वो धरती के तापमान को, जो हमारा ओवरऑल तापमान का जब एवरेज निकालते हैं तो 35 डिग्री रहता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने ये आपकी पेड़ों को काट रहे हैं, CO2 बढ़ रही है ना, पेड़ CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, तो पेड़ों जब CO2 गैस यूज करने वाला नहीं तो उसकी मात्रा बढ़ेगी, तो CO2 की गैस बढ़ गई भी, क्या बढ़ गई, CO2 की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि हमने धुएं बहुत ज़्यादा, आपका कोयला है, पेट्रोलियम, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रदूषण किया, इसके कारण CO2 की मात्रा बढ़ गई। अब क्या करेगी, ये पैटर्न चल रहा है ना, यहाँ CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई भी, ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा उष्मा को रोक के रखेगी, और धरती का तापमान हो गया अब 36। फिर हम तो लगातार प्रदूषण करते ही जा रहे हैं। ये CO2 अकेली नहीं, NO2 है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी गैसें क्या करती हैं, इसको रोक के रखती हैं। गैसों की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ये तापमान धरती का बढ़ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो वैश्विक तापन इसको हम बोलते हैं, ये बढ़ रहा है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि वर्षा के रूप में परिवर्तन, वर्षा का जो स्वरूप है ना, कि वर्षा पता नहीं चल रहा किस मौसम में वर्षा होनी, किस में नहीं होनी। कभी तूफानी बारिश हो जाती, कभी मानसून में वर्षा नहीं आती, कई क्षेत्रों में कभी वर्षा नहीं होती, उनमें वर्षा हो रही है, उनमें बाढ़ के हालात है, और जहाँ वर्षा होनी चाहिए वहाँ सूखा चल रहा है। तो ये किसके कारण है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण बेटा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि। जो ग्लेशियर है आपके, जहाँ पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, जब ये तापमान बढ़ रहा है ना पृथ्वी का, तो ये तो पूरा बढ़ रहा है। तो जहाँ जहाँ पृथ्वी पे ग्लेशियर जैसे उत्तरी ध्रुव पे ये पिघल रहे हैं, और इनका जो पानी कहाँ आ रहा है, समुद्रों में आ रहा है, और समुद्रों का स्तर बढ़ रहा है। सूखा, बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाएं आएंगी अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है भी, मौसम हर दिन बदलता है। पहला अंतर तो ये है, मौसम हर दिन बदलता है। या फिर मौसम क्या होता है, किसी निश्चित समय पर निश्चित स्थान का वातावरण की दशा होती है भी। किसी निश्चित समय पर निश्चित स्थान में वातावरण की दशा होती है कि अभी यहाँ पे 9 बजे हैं, धूप निकली हुई है, तो मौसम मैं कह सकता हूँ यहाँ गर्म है। मतलब निश्चित स्थान हो गया, ये निश्चित समय भी हो गया, और वातावरण की दशा मतलब कि चारों तरफ वातावरण कैसा, गर्म है, तो ये मौसम है। शाम के टाइम हो सकता है कि बारिश आ जाए, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे शाम के 4 बजे ठंड है, तो मौसम कैसा हो गया, ठंडा हो गया। तो आपको मौसम की परिभाषा मैं आपको पहले भी अच्छी तरह समझा चुका हूँ, दोबारा से समझिए कि मौसम क्या है, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय वातावरण की दशा मौसम होती है, ठीक है। लेकिन जलवायु कई वर्षों तक स्थिर रहती है। जलवायु जो लंबे समय तक जो मौसम अनुभव किया जाता है किसी स्थान पे, वो मौसम जलवायु होता है। वो क्या होता है, जलवायु। तो यहाँ पे अंतर है कि मौसम हर दिन बदलता है या हर समय थोड़े समय बदल जाता है। जलवायु कई वर्षों तक स्थिर रहती है, जलवायु कई सालों तक नहीं बदलती। यह किसी दिन की स्थिति बताते हैं, यह किसी क्षेत्र की लंबे समय की प्रवृत्ति बताते हैं। क्षेत्र के मौसम की लिख लो, क्षेत्र के मौसम की लंबे समय तक प्रवृत्ति बताते हैं कि यहाँ पे मौसम कैसा रहता है। और ये एक दिन की स्थिति बताते हैं, कैसा है मौसम, कैसा मौसम, ठंडा है आज कैसा, आज गर्म हो गया, आज कैसा बारिश वाला हो गया, आज कैसा है, ये इस प्रकार। लेकिन जलवायु लंबे समय के मौसम की प्रवृत्ति बताता है कि ज़्यादातर यहाँ पर कैसा मौसम रहता है। मौसम हर दिन बदलता है, जलवायु लंबे समय तक एक जैसी रहती है, स्थिर रहती है। मौसम कि एक दिन की, या फिर मैंने बताया था मौसम क्या है, किसी विशेष स्थान की विशेष समय की स्थिति बताता है, जबकि जलवायु लंबे समय के मौसम को वो बताता है। उदाहरण, आज बारिश या धूप, या फिर हम बता सकते हैं राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है। अगर राजस्थान में किसी दिन बारिश हो जाए तो हम कह देंगे मौसम क्या है, ठंडा है। समुद्र के निकट स्थित स्थानों का तापमान समुद्र से दूर स्थित स्थानों की तुलना में कम क्यों होता है। तो इसने कहा कि जो समुद्र के स्थित स्थान है ना,
चलो आपको मैं समझा देता हूँ अलग से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपको समझ में आने ज़रूरी हैं। ये यहाँ पे समुंदर है, ये कहता है कि इसके निकट जो स्थान है ना उनका तापमान रहता है कम, और जो दूर है ना वो रहता है ज़्यादा। ये पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ जो समुंदर है ना वो क्या है, न तो जल्दी गर्म होता है न ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि यहाँ मान लो धूप हो गई, यहाँ भी धूप निकली और यहाँ भी धूप निकली इस एरिया में, तो ये जो समुंदर है ना ये कम गर्म होगा, तो क्या तापमान, और धरती ज़्यादा गर्म होगी तो धरती का तापमान जल्दी से बढ़ेगा। तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा और समुद्र क्या है इतनी ज़्यादा क्या जल्दी गर्म नहीं होता, इस कारण इसके आसपास के क्षेत्र का तापमान इतना ज़्यादा नहीं होता। ये यहाँ का लॉजिक होता। अब लिखेंगे कैसे वो और आप देख लीजिए। समुद्र तापमान को नियंत्रित रखता है भी, समुद्र क्या तापमान को नियंत्रित रखता है, वो जल्दी से गर्म नहीं होता। दिन में समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और रात में धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे तो गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंडा होगा। ठीक है, इस कारण तटीय क्षेत्रों में मुंबई चेन्नई तापमान स्थिर रहता, मतलब इतना ज़्यादा उसमें बदलता नहीं, सामान्य रहता है भी। क्या रहता है, सामान्य रहता है। जबकि समुद्र से दूर क्षेत्रों में जैसे नागपुर और दिल्ली में तापमान का अंतर अधिक होता, मतलब कि वो तापमान बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाते हैं। समुद्र के जो आसपास तटीय क्षेत्र है ना उसमें तापमान इतना ज़्यादा बदलता भी नहीं। बदलता क्यों नहीं, जैसे ये आपका समुंदर है, ये आपकी धरती है, दोनों का 20 डिग्री क्या है तापमान। ठीक है, जैसे ही यहाँ सुबह हुई धूप निकली तो यहाँ का तापमान धरती जल्दी से गर्म होनी स्टार्ट होगी और यहाँ से तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समुंदर धीरे धीरे गर्म होगा, ये लगभग लगभग 23-24 डिग्री पे पहुँचेगा, क्योंकि समुद्र का पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। और जब सुबह फिर रात को जब सूर्य जाएगा तो वापस से ये धरती जल्दी से ठंडी होनी स्टार्ट होगी, फिर लगभग 22-21 पे ये पहुँच जाएगी, 20 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ये वापस पहुँच जाएगी। लेकिन ये क्या होगा, 24 है ना, फिर धीरे धीरे ये ठंडा होगा, ये वापस लगभग 20 डिग्री पर ही ये पहुँचेगा। ठीक है, तो जो समुद्र के आसपास क्षेत्र वहाँ पे तापमान में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं होता। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने में मानसूनी पवन की क्या भूमिका है भी, ये चीज़ आपको बता गई ना, रात में ठंडा होता है, बिल्कुल हो गई। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने में मानसूनी पवन की क्या भूमिका है। मानसून पवनें आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो मानसूनी पवनें भारत की वर्षा का मुख्य स्रोत हैं भी। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेके आती हैं। आपको बता दिया था कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती हैं, इनसे खेतों में फसलें उगती और नदियाँ बहती और जीवन समृद्ध होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको सिर्फ यही लाइन आप लिख सकते हैं, मानसूनी पवनों की क्या भूमिका है, कि मानसूनी पवनें भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत हैं। ये गर्मियों में आप महीने लिख सकते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर में भारतीय जो कौन सा क्षेत्र आप अलग अलग आप लिखें तो अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे ऐसे कि यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से जून में एंटर करती है, ये दक्षिणी भाग में भारत के दक्षिणी घाट और ये पश्चिमी तट के आसपास क्या करती है, बारिश करती है जून जुलाई में, और ये आगे अगस्त सितंबर तक ये पूरे भारत मध्य भारत में फैल जाती है, इसमें वर्षा करती है। ये बात आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है मानसूनों के बारे में। ठीक है, अब इसकी वर्षा होगी तो आपको पता है खेती पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसने सिर्फ क्या पूछा है, जलवायु को प्रभावित करने में मानसूनी पवन की क्या भूमिका। जलवायु को इस प्रकार प्रभावित करती है कि मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लेके आती हैं, और कौन से मौसम में, गर्म मौसम में। ये जून में स्टार्ट शुरू होती हैं भारत में और ये आपकी सितंबर अक्टूबर में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये आपको बता दिया कहाँ से आती है, ये बता देना इसका रास्ता कौन सी दिशा से आती है और कब लौटती कौन सी दिशा से, जो मैंने आपको पहले समझाया था वो आपको सारा डिट्टो इसमें लिखना है भी। चेन्नई पूरे वर्ष गर्म क्यों रहता है जबकि लेह ठंडा रहता है भी। चेन्नई गर्म क्यों रहता है भी, तो एक आपको चेन्नई क्योंकि समुद्र के
निकट है, ये क्या है, समुद्र के निकट है, इसलिए वहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है और तापमान अधिक रहता है भी। लेकिन लेह क्या है, ऊंचाई पर स्थित है, और आपको बताया था जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तापमान कम होता है, और इसी कारण क्या है, और हिमालय के पास है इसलिए वहाँ ठंड और शुष्क मौसम में रहता है। ये चीज़ आपको बतानी बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इसने एक और दिया है, पूरे वर्ष पूछा, पूरे वर्ष किया, क्योंकि चेन्नई में तो क्या है, वो आपका दक्षिण में है, निम्न अक्षांशों पे वहाँ तापमान उच्च रहता है। और पूरे साल क्यों रहता है, क्योंकि वो समुद्र के नज़दीक है, और आपको बताया कि समुद्र के नज़दीक तापमान में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं होता, क्योंकि पानी न तो ज़्यादा गर्म होता है और न ज़्यादा इतना जल्दी से ठंडा होता है, ज़्यादा नहीं, जल्दी का यूज हम करेंगे भी। और ले है आपका, एक तो क्या ऊंचाई पर स्थित, दूसरा हिमालय के पास है। हिमालय पे आपको पता है कि बर्फ जमी हुई, वहाँ से जो थोड़ा सा तापमान के कारण वहाँ पे तापमान कम हो जाता है भी। इस पुस्तक में दिए गए भारत के मानचित्र को देखिए, लेह, चेन्नई, दिल्ली, पणजी और शहरों की जलवायु को पहचानिए भी। तो हम देखते हैं भी, सबको आपको बता देते हैं भी। तो आपको देखना, क्या यह स्थान समुद्र के समीप है, पर्वत पर है या रेगिस्तान में, ये कारक वहाँ की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेह को भी, किसको, लेह शहर को देखते हैं। ये हिमालय की ऊंचाई पर है, तो जलवायु आप बता देंगे ऊंचाई पे, अब तो बता दोगे, ठंडी और शुष्क है। प्रभाव की ऊंचाई पे होने के कारण तापमान यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। प्रभाव किसका हो रहा है इस पे, इसका हिमालय की ऊंचाई का प्रभाव हो रहा है। हिमालय की ऊंचाई के कारण यहाँ पर जो तापमान क्या है, कम है। लेह का आपका हो गया। दूसरा चेन्नई, समुद्र तट पर है, मौसम यहाँ का गर्म है, निकटता से नमी अधिक होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेन्नई में क्या थी, समुद्र, यहाँ पे वातावरण में नमी अधिक होती है, जलवायु आपकी उष्ण मतलब गर्म जलवायु यहाँ पर है। अब दिल्ली की बात करें, भौगोलिक स्थिति कहाँ, ये उत्तरी मैदान में है ये भी। जलवायु कैसी यहाँ की, गर्मी सर्दी वाली उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब गर्मी भी आती है यहाँ पे, सर्दी भी आती है, सर्दियों में ठंड और गर्मियों में गर्मी, इसके कारण यहाँ पे ये होता है मैदानी भागों में यही जलवायु होती है, सर्दियों में सर्दी होती है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन समुद्र तट के जो आसपास के इलाके हैं ना, वहाँ क्या मौसम बराबर रहता है। पणजी भी, पश्चिमी तट पर गर्म और नम मानसूनी वर्षा से आर्द्र जलवायु वहाँ पे होती है। जो मानसूनी वर्षा आती ना, तो वहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र होती है। ये आपका पणजी का था। भारत के मानचित्र पर गर्मी और सर्दी के मानसून चक्कर को प्रदर्शित कीजिए, और गर्मियों और सर्दियों में पवनें कहाँ चलती है, इसके प्रतीक लगाइए, मानसून के दौरान पवनों की दिशा दिखाइए। अब देखिए भी, मैंने आपको मैप में बना के दिखा दी थी मानसूनी पवनों की तो दिशा। ग्रीष्म ऋतु हवाएं समुद्र से भूमि की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती, जब गर्मी होगी, मैंने आपको दिखाया था ना मैप, वो भूल गए क्या, भूल गए आप तो। ये जो हवाएं चल रही हैं गर्मी में चल रही हैं भी, क्योंकि गर्मी में ये भूमि गर्म हो जाएगी और दक्षिण पश्चिम की साइड से हवाएं आपकी इस साइड चलेंगी, और सर्दी में आपकी उत्तर पूर्व से इस साइड चलेंगी, आपकी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर चलेंगी। ये चीज़ें आप बता देंगे। मैप आप वो बना सकते हैं, वही वाला आप जो समझा था ना, वही मैप आप बना सकते हैं। शीत ऋतु मतलब अक्टूबर फरवरी, ये महीने के नाम आप लिख सकते हैं। अक्टूबर फरवरी हवाएं भूमि से समुद्र की ओर उत्तर पूर्व दिशा में चलती हैं, और मौसम कैसा रहता है, शुष्क मौसम रहता है। मानचित्र में इन दिशाओं को तीरों द्वारा दिखाया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, तो वो आप दिखा सकते हैं। भारत में कृषि और मौसम से जुड़े त्योहारों को दिखाते हुए एक रंगीन पोस्टर बनाई। इन त्योहारों की तस्वीरें या रेखा चित्र बनाइए। आप कहीं से भी नेट से निकाल लीजिए, फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए अखबार में। तो ये आपको ये क्या त्यौहार आपको फोटो बनानी है भी, कि कोई व्यक्ति त्यौहार बना रहा है ना, होली का, बैसाखी का, ये भी। भारत में खेती और मौसम से जुड़े प्रमुख त्यौहार आपका बैसाखी है। गेहूं की फसल की कटाई का ये पर्व होता है। ओणम त्यौहार केरल का, वर्षा और नई फसल का यहाँ पे क्या आता है, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पोंगल सूर्य देव को धन्यवाद का त्यौहार है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व है। पोस्टर में इन त्योहारों की रंगीन तस्वीर चित्र आप लगा सकते हैं।
कलीरू चीज़ें आपको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए किसी दुकान वाले से, या फिर किसी अखबार में से काट लीजिए। यदि आप खुद बना सकते तो इनके नाम लिख दीजिए, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। कल्पना कीजिए कि आप भारत में एक किसान है, बरसात के मौसम के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे, इस बारे में डायरी में संक्षेप में लिखिए भी। आप किसान हैं और बरसात के मौसम में आप किस प्रकार तैयारी करेंगे भी। मैं एक भारतीय किसान, ये आप किसान से ही पूछना भी कि बारिश के मौसम में आप लोग क्या करते हैं, बारिश आने का सीज़न हो गया उसमें क्या करते हैं भी। तो मैं मानसून से पहले मैं खेतों की जुताई करता हूँ और बीज तैयार करता हूँ। एक काम तो ये भी, खेतों को तैयार करूँगा, क्योंकि जैसे ही बारिश आएगी तो क्या होगा कि बारिश जाते ही हमें फसल उगानी पड़ेगी। पहले क्या होगा, खेतों को तैयार करना पड़ेगा, उसमें जो घास फूस है, अन्य जो उसमें चीज़ें हैं आपकी खरपतवार है, उनको नष्ट करना पड़ेगा। और फिर मैं बीज की तैयारी करता हूँ भी। खेतों की मेड़े ठीक करता हूँ ताकि पानी न रुके भी, एक जगह पानी इकट्ठा न हो। बरसात शुरू होते ही धान बाजरा जैसी फसलें बोता हूँ। मैं वर्षा के अनुसार खेतों की देखभाल करता हूँ और जब जल संग्रह के साधन भी बनाता हूँ कि वर्षा का जल इकट्ठा कर लिया जाए, और जब बारिश न हो तो उस इकट्ठे जल का प्रयोग किया जाए। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन या दावानल तथा जंगल की आग की पहचान कीजिए और एक छोटा सा निबंध लिखिए जिसमें इसके कारण और प्रभाव सम्मिलित हो भी। ऐसे कोई भी एक ले लीजिए आप, तो उसको क्या करना, उसके कारण भी लिखने हैं आपको, उसके प्रभाव भी लिखने हैं भी, ठीक है। और उसके बचाव के उपाय भी लिखते। हमने ले लिया विषय बाढ़ ले लिया, आप और कोई भी लिखते हैं इसके क्या कारण है बाढ़ के भी। लगातार भारी वर्षा, नदियों में जल स्तर बढ़ना, ये इसके कारण हैं। और कारण क्या हो सकता है, जल निकासी की कमी, मतलब कि आपके शहर से जल नहीं निकल, बारिश हो और जल निकल ही नहीं रहा तो बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। वनों की कटाई और अव्यवस्थित निर्माण भी इसका एक कारण है भी। प्रभाव, खेत और फसलें नष्ट हो जाती हैं, घर और सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, लोगों और पशुओं की मृत्यु हो जाती है। बाढ़ के कारण क्या क्या हानि होती है वो आपको सबको पता है भी। तो ये मैंने मेन तीन चीज़ बता दी, तो आप इसे लिख। सुझाव क्या होगा भी, अब जो आपने जल निकासी व्यवस्था मजबूत की जाए भी, जल जो निकालने की है शहर से गांव से बाहर निकालने की, उसको दुरुस्त किया जाए, वो बढ़िया होनी चाहिए भी, ताकि बारिश का पानी हो वो गांव से बाहर निकल जाए, शहर से बाहर निकल जाए, घरों के आसपास गलियों में पानी इकट्ठा न हो भी। नदी किनारों पर निर्माण रोका जाए भी। नदी किनारों पर निर्माण होने से क्या होगा, जो नदियों के जो किनारे वो कमज़ोर होते जा रहे हैं और वो कभी जब ज़्यादा बारिश आती है ना तो वो टूट जाते हैं और पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर देते हैं। या फिर किनारों वाले जो निर्माण होते हैं ना, किनारों पे जो घर बनाए वो डूब जाते हैं, उनमें तो ऑटोमेटिक बाढ़ आ जाएगी। राहत और बचाव दल पहले से तैयार रहना चाहिए भी। ये नहीं कि जब हमें पता लग गया कि बाढ़ आने वाली, पता लग जाता है कि 1 मिनट में बाढ़ नहीं आती, धीरे धीरे पता चल जाता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बाढ़ आने के हालात बन रहे हैं, तो हमें राहत और बचाव दल पहले से तैयार रखने चाहिए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए कि लोग हैं वो नहीं कि हम बाढ़ जब पूरी तरह से डुबो दे तब हम निकालने के लिए हमें पता लग गया कि बाढ़ आने वाली है, तो लोगों को उस स्थान से परिवहन के द्वारा किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए और धन वगैरह को भी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको भी ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपके द्वारा ये जो अध्याय समझाया गया है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम अध्याय 4 में, और आप अध्याय पढ़ना न भूलें, चैनल पे ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अध्याय नंबर ये 3 का पूरा लाइन बाय लाइन। पहले अध्याय पढ़िए फिर क्वेश्चन आंसर करिए। तो इसके बाद हम करेंगे अध्याय नंबर 4 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब फिलहाल हम एट ए टाइम जब भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 5। तो अध्याय नंबर 5 जैसे ही कंप्लीट होगा उसके क्वेश्चन आंसर, इसके बाद में अध्याय 4 के करा दूंगा मैं आज या कल में आपको। तो अध्याय 5 होगा, 5 के क्वेश्चन आंसर। जैसे जैसे हम अध्याय कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करते चलेंगे। अब आगे से ऐसा रूटीन रहेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।